हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके होने वाले टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है? AC पर, DC पर, AC व DC दोनों पर, किसी पर नहीं। तो जो आपका ओम का नियम है ये आपका दोनों धाराओं पर लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है, ये थोड़ा गड़बड़ बना दिया। ये रो है, म्यू है, सिग्मा है, ए है। ठीक है, तो प्रेषित प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है ये होता है रो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अच्छा चालक है? लोहा, एल्युमिनियम, कार्बन, यूरेका। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे अच्छा चालक है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों, भवनों में, कार्यशालाओं आदि में वायरिंग किसमें की जाती है? सीरीज़ में, समांतर में, दोनों में, नन में। तो बच्चों क्या होगा? समांतर में हम लोग करते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज क्या होता है? सेम चाहिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है? P = VI, P = V²/R, P = I²R। चौथा उपरोक्त नहीं, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये जो आपको तीनों दिए हैं फॉर्मूले, ये आपके शक्ति के हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु है? नाइक्रोम, निकिल, यूरेका, तांबा। तो बच्चों जो वायर वाउंड प्रतिरोध होता है वो यूरेका का बनाया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है? चांदी, पीतल, फाइबर, पारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फाइबर। विशिष्ट चालकता की SI इकाई क्या है? साइमन मीटर, साइमन पर मीटर, साइमन ओम, सभी। तो बच्चों साइमन पर मीटर जो है विशिष्ट चालकता की इकाई है। एक महो मीटर पर भी होती है, एक महो पर मीटर भी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम, उसकी चालकता क्या होगी? 0.013 साइमन, 0.133 साइमन, 1.33 साइमन, 133। तो देखिए जो आपकी चालकता होती है वो G होती है और G होती है 1/R। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/7.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.133। तो बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिजली के तारों से लगी आग किस श्रेणी में आती है? A में, B में, C में, D में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? D में। विभवांतर का मात्रक? वोल्ट, वाट, एम्पियर, जूल। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट। चाहे आपसे कहा जाए वोल्टेज, EMF, ठीक, और पोटेंशियल, इन सब का मात्रक क्या आपका वोल्ट ही होता है। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, प्लस 1.6 × 10⁻9 आवेश रहित। तो बच्चों न्यूट्रॉन पे कोई आपका चार्ज नहीं होता है और ये परमाणु का सबसे भारी कण होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आवेश रहित। हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? मैग्नीन का, यूरेन का, नाइक्रोम का, निकिल का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नाइक्रोम का। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है ये 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित होते हैं? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, फेज के श्रेणी में,
और दोनों। देखिए एम्पियर मीटर की बात हो रहा है, तो एम्पियर मीटर क्या हुआ, अमीटर हुआ। अमीटर किस में होगा, श्रेणी में जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे कह देता कि वोल्ट मीटर किस में जुड़ेगा, तो वो समांतर में जुड़ेगा। विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है, ठीक है। रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। एमसीबी का पूरा नाम है, एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर, दोनों कोई नहीं। बच्चों इसने थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दी है बच्चे ने, ये किसी बच्चे से हमने लिखवाया क्वेश्चन, ये होगा मिनिएचर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। पीला नीला हरा का प्रतिरोध मान क्या है, 4600 ओम, 460 ओम, 500 ओम, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है, 1845 गुणा कम, 1845 गुणा अधिक, 1846 और बराबर है। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर पहला बिल्कुल सही है, ठीक। चांदी का गलनांक बिंदु कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस, 660 डिग्री सेल्सियस, 1060 डिग्री सेल्सियस, 460 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 960 डिग्री सेल्सियस। किसी तार की लंबाई 2 गुनी और कटार क्षेत्रफल 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, 2 गुना कम, 2 गुना ज़्यादा, 4 गुना बढ़ेगा, नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्रक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परास होता है 30 से 50 kV पर mm, 20 से 60 kV पर mm, 10 से 16 kV पर mm, 12 से 17 kV पर mm। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 20 से 60 kV पर mm। वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान है 120 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा आंसर, तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका 130 डिग्री सेल्सियस। स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं, माइकानाइट से, पोर्सलेन से, बेकेलाइट से और स्टेबल्सेस से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, बेकेलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त स्विच है, 1 पोल, 2 पोल, इंटरमीडिएट, सीलिंग स्विच। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा इंटरमीडिएट। किटकैट फ्यूज का एम्पियर परास है 5 से 3000, 15 से 1000, 60 से 1000, 2 से 60। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 5 से 3000। निम्न में से चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है 0.18 मिलीग्राम पर कूलम, 1.18 मिलीग्राम पर कूलम, 1.1118 मिलीग्राम पर कूलम, 107.88 मिलीग्राम पर कूलम। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपेक्षिक घनत्व नापने वाला यंत्र है पायरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर, वोल्टमीटर।
तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है केजी पर सीएम, प्रति डिग्री सेल्सियस, केजी पर मीटर क्यूब, इकाई नहीं होती। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती। निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा, सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कोबाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक है एम्पियर टन वोल्ट, एम्पियर पर टन वेबर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एम्पियर टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलिक्स का नियम क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्रुवता, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ध्रुवता। निम्न में से डाया चुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, बिस्मथ, एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका बिस्मथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50-50 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा 25 ओम, 50 ओम, 1 ओम, 100 ओम। तो देखिए सीरीज़ में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, ठीक है, प्रतिरोधों को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 50, R2 की वैल्यू क्या है 50, तो यह जाएगा आपका 100 ओम। ये आपका श्रेणी में है। अगर समांतर में जोड़ेंगे तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 ओम। अगर इनको समांतर में जोड़ें तो समांतर में 1/R इक्वल टू दो अगर प्रतिरोध समांतर में तो उसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो हो जाएगा 50 गुणे 50 बटे 50 प्लस 50। तो ये जाएगा 50 गुणे 50 बटे 100। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 25 ओम। तो ये आपका समांतर में हो गया और ये आपका श्रेणी में हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ के नियम अनुसार परिपथ संगम पर धारा होती है कुल योग के बराबर, आने वाली धारा का योग 0, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये आपका कोई नोड है, जंक्शन है, इस पे जितनी भी धाराएं आएंगी जाएंगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सिग्मा I इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसमें 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध नापने वाला यंत्र है बीट स्टोन ब्रिज, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, 1 व 2 दोनों। देखिए बीट स्टोन ब्रिज से भी हम लोग नापते हैं, ओम मीटर से भी नापते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना हुई 1969 में, 1956 में, 1955 में, 1958 में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1958 में। बीट स्टोन ब्रिज में P की वैल्यू 15 ओम, Q की वैल्यू 10 ओम, S की वैल्यू 25 ओम, R की वैल्यू क्या होगी, चलिए निकालते हैं। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका S हो गया। तो बीट स्टोन ब्रिज कहता है P/Q बराबर होगा R/S के। तो रखिए P की वैल्यू 15, Q की वैल्यू 10, R की वैल्यू निकालनी है और उसकी 25 दी है। ठीक, तो
10R इक्वल टू 15 गुणे 25, तो R की वैल्यू 15 गुणे 25 बटे 10। ठीक, तो काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो यह 25 तिहाई 75 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें जो आंसर आपका कोई मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कार की एमकेएस प्रणाली में इकाई है? केजी मीटर, जूल, जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो देखिए एमकेएस में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और होता है आपका सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा एमकेएस में इसकी, तो ये होगा आपका हो न्यूटन मीटर। ठीक, निम्न में से गुरुत्व त्वरण का मान होता है? 9.81 जूल, 9.81 मीटर पर सेकंड, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उपरोक्त सभी। तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसको हम लोग कैपिटल जी से होते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये सही है। सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर वह किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? ठीक है, तो लाल, गुलाबी, हल्का पीला, सफ़ेद नीला। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गुलाबी। निम्न में से 1 वाट बराबर है? 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 वोल्ट पर सेकेंड, 1 न्यूटन पर सेकेंड। तो 1 वाट जो होता है आपका 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर है 1 जूल पर सेकेंड। निम्न में से वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है? देखिए W इज इक्वल टू क्या होगा आपका? I स्क्वायर RT, एक होगा V स्क्वायर बाई RT और एक होगा आपका P इंटू टी, नहीं सॉरी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ये भी गलत दिया है इन्होंने। अगर ये V स्क्वायर बाई RT होता तो चल जाता, ये गलत है। VI भी नहीं हो सकता, ये पावर हो गई, पावर VI हो जाएगी। ये हो सकता है, देखो P इक्वल टू W बाई टी होता है, तो W इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका ये सही है। ठीक, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ही होता है और एक होता है आपका VIT। ये 3 फार्मूले होते हैं ऊर्जा के, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितनी विशिष्ट HP होती है? 1.36, 746, 1.34। तो बच्चों इसमें ब्रिटिश जो होता है ये ब्रिटिश होता है और मैट्रिक ये होता है। ठीक, तो आंसर इसमें ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 लैंप
60 वाट प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, 1 किलोवाट घंटे में खपत होगी। ठीक, तो क्या खपत क्या निकालेंगे? तो खपत मतलब पावर। ठीक, तो 25 गुणे 100 गुणे 8/1000। ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो 25 अट्ठे 200, 200/10, तो आपका आंसर आ गया 20। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20। नाइफ स्विच का एम्पियर परास होता है। ठीक है, नाइफ स्विच का एम्पियर परास होता है 30 से 100, 30 से 1000, 2 से 60, 30 से 400। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 30 से 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ तार का रंग रखा जाता है काला, लाल, हरा, पीला। तो अर्थ देखिए, चलिए RYB न्यूट्रल अर्थ, ये आपका रेड हो गया, वाईफाई येलो, B फॉर ब्लू, न्यूट्रल काला, और अर्थ का आपका हरा। तो बच्चों अर्थ का क्या पूछ रहे हैं आपसे? अर्थ का, तो अर्थ का हरा हो गया। फेस तार व न्यूट्रल तार आपस में स्पर्श करें तो परिपथ होगा, लीकेज होगा, शॉर्ट होगा, बंद होगा, खुला होगा। तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाएगा, और वोल्टेज की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। और ओपन सर्किट की बात करें, I की वैल्यू 0, R की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक, और वोल्टेज मैक्सिमम। विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के किस प्रभाव में आता है? चुंबकीय, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक और उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चुंबकीय। ठीक, हीटिंग में आपका क्या आता है? हीटर का जलना, हीटर हो गया, बल्ब हो गया। ठीक, ये आपका सेल्स आते हैं इसमें। ठीक, चलिए इसमें क्या होगा आपका? पंखे चलना, घंटी, ये सब आपके किस में आते हैं? चुंबकीय प्रभाव में आते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है? V²/R। ठीक, तो यहाँ से आपसे प्रतिरोध पूछा है, तो R इक्वल टू V²/P। V की वैल्यू कितनी है? 250 इंटू 250, पावर आपकी कितनी है? 100 वाट। ये दो कैंसिल हो गया, ये आपका आ गई 625 ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 625। यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा? दुगना कम, आधा, बराबर, 4 गुना। देखिए एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू KE Bmax स्क्वायर F² T² V। ठीक, तो उसको करेंगे ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी थिकनेस है ये T, इसको आप 2 गुना कर दे रहे हैं। ठीक, 2, तो यहाँ पे KE Bmax F², यहाँ रखो 2 OV, तो कितना आएगा? ये 2 गुना रख रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये 2T रख दोगे, यहाँ पे 2T² हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? KE Bmax² F² T² V।
ठीक, तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 4 गुना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई चाहिए, एसी, डीसी, एसी व डीसी दोनों, कोई भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग डीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक, तो बच्चों जितने भी सेल होते हैं, जितने भी आपके सेल होते हैं, ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, अभ्रक, बेकेलाइट, मार्बल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे अच्छा तो देखिए ये आपके तीनों इंसुलेटर हैं, तीनों इंसुलेटर, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो आपका सिल्वर होता है, जिसकी चालकता 96%। उसके बाद आता है आपका कॉपर, ये आता है आपका 90%। उसके बाद आता है आपका सोना, गोल्ड। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक, तो सबसे अच्छा जो होता है आपका चांदी होती है, लेकिन चांदी महंगी होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो होता है कॉपर यूज़ होता है। चलिए, सबसे अच्छा चालक कौन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, सोना, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, पीतल। तो सबसे पहला क्या होता है, एक नंबर पे आपकी चांदी, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका चांदी। उसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका तांबा, कॉपर। तीसरा होता है आपका सोना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, एक होती है, एक से अधिक होती है, एक से कम, शून्य। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एक से अधिक होती है। ठीक है, डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.08 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.46 वोल्ट होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1.1 वोल्ट। गतिज प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र है BAV sin थीटा, KIV sin थीटा, BLV sin थीटा, BIV sin थीटा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, BLV sin थीटा। नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह का संकेत करता है, सकारात्मक, निषेधात्मक, सचेतक, सूचनात्मक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सकारात्मक। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं तांबे के, नाइक्रोम के, यूरेका के, निकिल के। तो हीटिंग एलिमेंट आपके नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। इसका जो टेम्परेचर है गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम लागू होता है एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों, नन। तो बच्चों ओम का नियम आपका दोनों पे लागू होगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, ऊर्जा, दक्षता, नन। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। वोल्टाइक सेल में कैथोड बना होता है जस्ते का, तांबे का, कार्बन का, निकिल का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, जस्ते का।
चुंबक के समान ध्रुवों में होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, मजबूती। देखिए समान होंगे, जैसे मान लीजिए नॉर्थ एंड साउथ हैं होते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ रहेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर नॉर्थ एंड साउथ होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। दाएं हाथ के अंगूठे दाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र दिशा, चालक की गति, धारा की दिशा, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चालक की गति। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान होता है शून्य होता है, अनंत होता है, कम होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अनंत होता है, रेजिस्टेंस का मान 0 होता है और वोल्टेज का मान 0 होता है। ऊष्मा का मात्रक है सेंटीग्रेड, कैलोरी, कैलोरी पर जूल, वाल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका कैलोरी। विद्युत धारा के 3 मुख्य प्रभावों में से एक निम्न में कौन सा नहीं है। ठीक है, रासायनिक, चुंबकीय, किरण, ऊष्मीय। तो रासायनिक भी होता है, चुंबकीय भी होता है, उसमें भी होता है, किरण नहीं होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, किरण। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज। ब्रिटेन में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज, देन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज। वोल्टाइक सेल है प्राथमिक, द्वितीयक, शुष्क, क्षारीय। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, प्राथमिक। निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और ऊष्मा। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो क्या कह रहा है कि किसको कम करके प्रतिरोध बढ़ाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए P इक्वल टू होता है V²/R। ठीक, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V²/P। V कितना दिया है, 250, तो 250 गुणे 250 हो जाएगा। पावर कितनी दिया आपको, 250, 250, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 250 ओम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 250। परमेंस का मात्रक होता है वेबर पर एम्पियर, एम्पियर पर वेबर मीटर, वेबर पर एम्पियर टन और एम्पियर टन। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वेबर पर एम्पियर टन। ठीक है, रिलेक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टन पर वेबर, वेबर पर एम्पियर टन, वेबर टन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, एम्पियर टन पर वेबर। 1 जूल बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर, 1 वाट पर सेकेंड, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, देखिए 1 जूल होगा 1 न्यूटन मीटर के बराबर।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सेल रुक रुक कर धारा प्रदान करता है? डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, लेक्लांची सेल और सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेक्लांची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? पोर्सलेन, माइका, नाइक्रोम, बैकलाइट। देखिए ये और ये और ये तीनों इंसुलेटर हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये कंडक्टर हो जाएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 80 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से फैराडे के विद्युत अपघट के नियमानुसार सही है? M बराबर ZIT, M बराबर IT, M/ZIT उपरोक्त सभी। तो जो आपका पहला नियम है ये फैराडे का विद्युत अपघट का पहला नियम है, ठीक है। तो ये होता है M = ZIT। पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलाम की विद्युत किसी इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित करने पर मुक्त द्रव्यमान है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, अपघटन और उपयोग सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत की मात्रा का मात्रक होता है कूलाम, आवेश, एम्पियर, जूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कूलाम, ठीक है। देखिए एम्पियर किसका होगा? धारा का। एम्पियर धारा का हो गया, जूल आपका कार्य का हो गया, ठीक है। और कूलाम जो है आवेश का मात्रक है और ये होता है Q = IT। निम्न में से किस विधि में धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी रासायनिक प्रभाव यूज़ होता है, सेल में भी होता है, ठीक है, धातु शोधन में भी होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई नहीं। एक अच्छा सेल होता है, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, वोल्टेज अधिक होता है, सस्ता होता है, ठीक है। तो क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, निम्न होता है, ठीक। दिए गए 1.4 वोल्ट के सेलों से 3 वोल्ट की घंटी बजाने के लिए उन्हें किस श्रेणी में जोड़ेंगे? देखिए सीरीज़ में, समांतर में, मिश्रित में, सभी में। तो उनको किस में जोड़ेंगे? सीरीज़ में जोड़ेंगे। लेड एसिड बैटरी में प्लेटों शॉर्ट होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोहरी प्लेट, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट कवर। तो बच्चों आंसर क्या? सेपरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की दक्षता किस पर निर्भर करती है? टेप चेंजर पर, डिस्चार्ज पर, इलेक्ट्रोलाइट पर, सभी पे, ठीक है। तो देखिए बैटरी की दक्षता होगी ये सभी पर डिपेंड करेगी। पूर्ण तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी जांच करेंगे? वोल्टेज, आपेक्षिक घनत्व, गैस का निकलना, सभी। तो सब आंसर क्या होगा? सभी, ठीक है। देखिए अगर पूरी तरह चार्ज होगी तो वोल्टेज सही बताएगा, आपका डेंसिटी भी सही बनाएगा और गैस का निकलना भी बताएगा। लेड एसिड बैटरी की वाट आवर इफिशिएंसी डैश होती है, 60% होती है,
70% होती है, 80% होती है, 90%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 80% होती है। निम्न में से आवेश का प्रतीक होता है, ठीक है, V होता है, I होता है, Q होता है, M होता है। तो V तो आपका क्या हो गया? वोल्टेज हो गया। I क्या हो गया? आपकी करंट हो गई। M आपका मास हो गया। ये आपका चार्ज हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। एक 250 वाट का हीटर 15 मिनट तक 230 वोल्ट सप्लाई पर जलने से कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न करेगा? ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन आएगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जिसका अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी और कटाच घटाकर आधा कर दें तो नया प्रतिरोध होगा। 4 ओम होगा, 6 ओम होगा, 8 ओम होगा, 2 ओम होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 8 ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से ताप गुणांक का प्रतीक है फाई है, ये तो आपका फ्लक्स हो गया। अल्फा ये ताप गुणांक हो गया। ये पाई हो गया। गामा, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ताप गुणांक। 1 kg मीटर बराबर कितने जूल? 1 जूल, 9.81 जूल, 981 जूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कैलोरी किसका मात्रक है? भार का, शक्ति का, ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का। तो जो आपका कैलोरी है ये ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है। लेड एसिड सेल का पूर्ण चार्ज अवस्था में विद्युत वाहक बल होता है 2 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है, 2.2 वोल्ट होता है, 2.5 होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2.2 वोल्ट होता है। 6 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट की श्रेणी में जोड़ते समय भूलवश एक स्रोत विपरीत जुड़ जाए तो सेल का वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, 4.5 होगा, 6 वोल्ट होगा, 9 वोल्ट होगा और क्या हो जाएगा? 7.5 वोल्ट होगा। तो देखिए 6 सेल हैं तो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, ठीक है। और ये क्या हो गया? टर्मिनल्स के जुड़ गए तो ये माइनस का 1.5 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 तो 6 वोल्ट। क्या आ जाएगा आपका? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट इज द राइट आंसर। मध्यम वोल्ट केबल कितने वोल्ट तक बनाए जाते हैं? 650, 11,000, 250 वोल्ट और 22,000 वोल्ट। तो बच्चों देखिए ये तो आपका लो वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका हाई वोल्टेज है, ये आपका मीडियम वोल्टेज है। तो बच्चों यही आंसर आपका सही है। शुद्ध प्रतिरोध का तापमान बढ़ने से बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं। शून्य प्रतिरोध का तापमान बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। प्रतिरोध की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तांबे की अपेक्षा लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध होगा 8 गुना होगा, 8 गुना कम होगा, 8 गुना अधिक होगा, बराबर होगा, 60 गुना कम। तो बच्चों क्या होगा? 8 गुना कम होगा। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य होता है। तो बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध लोहे की अपेक्षा कितना होता है? तो 8 गुना कम होता है। बल्ब का जलना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? ये आपका ऊष्मीय प्रभाव है। परमाणु
नाभिक में पाए जाते हैं। देखिए आपका परमाणु है, ये आपका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये बाहर पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रतिरोधकता का प्रतीक है, ये आपका फ्लक्स हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोधक ये आपका प्रतिरोधकता हो गया, और रेजिस्टेंस का मात्रक है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। ट्रिकल चार्जिंग किस दोष को दूर करने के लिए की जाती है? सल्फेनेशन, बकलिंग, कोरोजन, स्थानिक क्रिया। तो बच्चों उसका सल्फेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेल प्रत्येक 1.4 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 25 ओम है को श्रेणी में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो चलिए जोड़िए। टोटल वोल्टेज कितना दिया आपको? 1.5 वोल्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 वोल्ट। अब देखिए 5 सेल हैं आपके, ठीक है, 5 सेल। चलिए मान लीजिए एक सेल हो गया, ये आंतरिक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सेल हो गया, ये आंतरिक रेजिस्टेंस हो गया, एक सेल हो गया, ये आंतरिक रेजिस्टेंस हो गया, एक सेल हो गया, ये आंतरिक रेजिस्टेंस हो गया, एक सेल हो गया, ये आंतरिक रेजिस्टेंस। तो सबकी वैल्यू क्या है? 2.5 है। सबकी वैल्यू क्या है? 2.5 है। तो हम टोटल, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, इंटरनल आर है, तो 5 है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगी? किसमें सीरीज में है? ये आपके श्रेणी में जुड़े हैं। तो श्रेणी में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? सब जोड़ देंगे, या तो जोड़ दीजिए सबको, या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो आ जाएगा आपका 125। तो ये आ जाएगा आपका 1.25 ओम। तो बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक कीपर किस धातु से निर्मित होता है? कार्बन स्टील, एल्निको, नरम लोहा, सिलिकॉन स्टील। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नरम लोहा। तो सिलिकॉन स्टील से ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर कोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक है? ये तो आपका क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। ये आपका फ्लक्स है, ये आपका फ्लक्स डेंसिटी है, और ये सामर्थ्य है, चुंबकीय सामर्थ्य कह सकते हैं। ठीक है, ये ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? फ्लक्स। निम्न में से हेलिस का नियम प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा, चुंबकीय ध्रुव, धारा की दिशा, उपरोक्त। तो आंसर क्या होगा? चुंबकीय ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? 5 सेल समांतर में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का है, तो कुल वोल्टेज होगा। देखिए अगर सेल जो है आपके समांतर में जोड़े गए हैं और समांतर में जो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? समान होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 2 वोल्ट ही रहेगा। बैटरी की क्षमता मापी जाती है एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर सेकंड में, एम्पियर घंटे में, वोल्टेज के अनुसार। तो बच्चों जो बैटरी की क्षमता होती है, देखिए सबकी मैं बता देता हूँ। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसकी होती है केवीए में, जो आपका अल्टरनेटर होता है
इसकी होती केवीए में। जो आपका मोटर होता है इसकी किलोवाट या एचपी में। जो आपका बैटरी होता है इसकी एम्पियर आवर में। और जो आपका फ्यूज़ होता है इसकी एम्पियर में होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एम्पियर घंटे में। निम्न में से फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है? वेबर, मैक्सवेल, वेबर पर मीटर, एम्पियर टन। देखिए वेबर तो आपका, वेबर को है आपका फ्लक्स का, ठीक। मैक्सवेल भी आपका क्या है? फ्लक्स का है। ये आपका क्या है? ये फ्लक्स घनत्व का है, फ्लक्स घनत्व। और फ्लक्स घनत्व का एक और होता है टेस्ला, ठीक। एम्पियर टन है आपका एमएमएफ का, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है? वेबर, मैक्सवेल, वेबर पर मीटर और एम्पियर टन। तो बच्चों आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकों के निर्माण में प्रयुक्त धातु है? नम लोहा, फौलाद, एल्निको, एल्निकोइनस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नम लोहा, ठीक है। कॉक-स्क्रू नियम का प्रयोग निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा का मान, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक का घूम दिशा, अपोसमी। तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग कॉक-स्क्रू के नियम से करते हैं। प्रेरित धारा उसी का विरोध, प्रेरित धारा उसी का जिसके कारण स्वयं पैदा हुई। प्रेरित ईएमएफ होगा यहाँ, ठीक है। प्रेरित ईएमएफ उसी का विरोध करती है जिससे स्वयं पैदा होती है। फैराडे का, फ्लेमिंग का, लेंज का, अपोसमी। तो जो फैराडे का लेंज का नियम है ये बताता है कि जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा वो उसी का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक वेबर बराबर है? 1 मैक्सवेल, 10 की पावर 8 मैक्सवेल, 10 की पावर 5 लाइन, 10 की पावर 5। तो क्या होगा? 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। रिलेटेंस का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो इसका आंसर है एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक। अगर आपसे परमेंस का पूछे तो वेबर पर एम्पियर टन। निम्न में से फेरो चुंबकीय पदार्थ है? कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, तांबा है, अपोसमी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोबाल्ट होगा, निकिल हो गया, एल्युमिनियम सॉरी लोहा हो गया। ये सब क्या है? फेरो चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्रोड धातु का बना होता है? कार्बन का, कार्बन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इलेक्ट्रिकल चार्जिंग में आयरन सामान्य करंट का कितना प्रतिशत करंट दी जाती है? 5%, 3%, 10%, 100%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3%। एक विद्युत प्रेस 230 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पीयर करंट लेता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। वोल्टेज कितना दिया? 230 और एम्पीयर दिया 5। इसको गुणा करेंगे तो 5 5 या 15, 80 लगा 1, 5 10, 1150 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1150 वाट। लेड एसिड बैटरी को कितने एम्पीयर पर आवेशित करना चाहिए? 10 एम्पीयर तक, 6 एम्पीयर तक, 25 एम्पीयर तक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 6 एम्पीयर तक। निम्न में से किरचॉफ के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सिग्मा I इक्वल टू 0, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR A प्लस बी और सिग्मा P इक्वल टू I²R। देखिए ये जो किरचॉफ का पहला नियम है ये क्या कहता है? सिग्मा I इक्वल टू 0 और दूसरा नियम है सिग्मा IR प्लस सिग्मा E इक्वल टू 0। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होगा यदि एक चालक में बहने वाली धारा की दिशा बदल दी जाए? चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, बोलता शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। अर्थ क्यों किया जाता है? अति धारा बचाव हेतु, मानव सुरक्षा हेतु,
उपकरण की सुरक्षा है तो बी और सी दोनों। देखिए मानव की सुरक्षा के लिए भी और उपकरण की सुरक्षा के लिए भी हम लोग अर्थिंग प्रयोग करते हैं। जो आपका ज़्यादा करंट होती है वो ग्राउंड के द्वारा धरती में चली जाती है। ठीक, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है उच्च होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, निम्न होता है। अगर आपका सर्किट देखिए, इसकी दो कंडीशन है। अगर सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। शॉर्ट सर्किट की बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट और वोल्टेज की वैल्यू 0। तो बच्चों आज मैंने आपको यूपीपीसीएल की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा और कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी यूपीपीसीएल की तैयारी अच्छे से हो सके। और जिन दिसंबर और नवंबर में आपके एग्ज़ाम यूपीपीसीएल के हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूपीपीसीएल TG2 के लिए, जो कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? संवहन के कारण होता है, विकिरण के कारण होता है, आयनीकरण के कारण होता है, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आयनीकरण। देखिए कोरोना जो है एक प्रकार का लॉस है जो क्या होता है ट्रांसमिशन लाइनों में होता है। और कोरोना के कारण क्या होता है, आसपास की जो एयर होती है वो आयनीकृत हो जाती है और ओजोन गैस बनाती है। अगर आप रात में ट्रांसमिशन लाइन के नीचे अगर खड़े हो जाएंगे तो सी की आवाज़ आती है और हल्का जामुनी कलर के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौसम में कोरोना ज़्यादा घटित होता है? शुष्क मौसम में, उष्ण गर्मी में, उमस वाला मौसम, सर्दी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उमस वाला जो मौसम होता है उसमें कोरोना की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। चुंबकीय हाइड्रोलिक MCB किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सोलेनाइड और हाइड्रोलिक डैम्प प्लंजर, लेंज के नियम पे, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। घरों में की जाने वाली वायरिंग की सुरक्षा के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है? OCB, MCB, MCCB, VCB। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? MCB। देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है MCB का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपकी 100 एम्पियर तक यूज़ होती है। जो MCCB होती है उसको बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसका प्रयोग हम लोग 100 एम्पियर के ऊपर करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सामान्य दोष है? 3 कला, एकल लाइन से भू, दोहरी लाइन से भू। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एकल लाइन से भू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोष का प्रारंभन और वियोजन होने तक की अवधि को डैश डैश कहा जाता है? ब्रेकिंग टाइम कहा जाता है, प्री आर्किंग टाइम कहा जाता है, आर्किंग टाइम कहा जाता है, और क्या कहता है? कुल प्रचालन टाइम कहा जाता है। तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग
प्री अर्किंग टाइम। उच्च वोल्टेज HRC कार्टिज प्रकार के फ्यूज़ का उपयोग कब किया जाता है? 11 kV पे, 132 kV पे, 33 kV पे, 415 kV पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 132 kV। फ्यूज वायर का मूल्यांकन डैश डैश के संदर्भ में किया जाता है? एम्पियर आवर, किलोवाट आवर, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है? फ्यूज़ की रेटिंग एम्पियर में होती है। ठीक। AC परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता समानता व्यक्त की जाती है? एम्पियर में, वोल्ट में, मेगावाट में, MVA में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? MVA में। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल होता है 40 से 50 साल, 15 से 20 साल, 30 से 40 साल, 60 से 80 साल। तो 30 से 40 साल। लैम्प की दक्षता को डैश डैश में व्यक्त किया जाता है? ल्यूमन लक्स में, ल्यूमन पर वाट में, ल्यूमन में और। ठीक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लैम्प की दक्षता को हम लोग ल्यूमन पर वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है? साइमन है, लक्स है, ल्यूमन है, कैंडिला है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ल्यूमन। चोक की वजह से ट्यूब लैम्प का पावर फैक्टर यूनिटी होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, जीरो होगा। तो बच्चों क्या होगा? लैगिंग होगा। इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? 132 kV, 400 kV, 222 kV, 750 kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 222 kV। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टा रेटिंग का मान क्या होगा? 11 kV होगा, 66 kV होगा, 132 kV होगा, 33 kV होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 33 kV हो जाएगा। भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन की वोल्टेज का स्तर क्या है? 11 kV से 33 kV, 22 kV से 33 kV, 11 kV से 66 kV नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 11 kV से 33 kV। हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में प्रयोग न किए जाने वाला अवयव क्या है? रेक्टिफायर है, सोलर PV है, इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है। देखिए, एक तो ये आपको जो HVDC ट्रांसमिशन दिया है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना थोड़ा लेवल हाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? सोलर PV। हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है? स्टील टावरों का प्रयोग करते हैं, लकड़ी के पोलों, स्टील के पोलों, RCC। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टील के टावरों का प्रयोग, स्टील टावरों का प्रयोग हम लोग करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क डैश डैश पर डिज़ाइन की जाती है? 1.1 kV, 22 kV, 33 kV, 11 kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 11 kV। परमाणु की विद्युत इकाई, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? क्यूरी है, मेगावाट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, KW है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक थर्मल पावर प्लांट की समग्र दक्षता क्या है? 30% से कम, 50 से 80%, 40 से 50%, 80% से अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 30% से कम। सबसे ज़्यादा आपका 65% जो है इंडिया में थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग, थर्मल पावर प्लांट से ही आपकी बिजली का जनरेशन होता है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, बोरान का, कैल्शियम का, टंगस्टन का। तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। किसी अनंत बस में कौन से दो परिमाण स्थिर होते हैं? वोल्टा आवृत्ति, विद्युत धारा आवृत्ति, सक्रिय विद्युत शक्ति, रोटर कोण, नन।
तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्टा आवृत्ति। पूर्ण भार तथा शिखर भार के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। भार गुणक, औसत मांग, विविधता गुणक, मांग गुणांक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? विविधता गुणक। ठीक है। किसी मात्रा को मापने के लिए क्यू मीटर का प्रयोग करता है। किस मात्रा को मापने के लिए क्यू मीटर का प्रयोग करते हैं? चार्ज को, प्रतिबाधा को, शक्ति को, नल को। तो बच्चों प्रतिबाधा को मापने के लिए हम लोग क्यू मीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसी ब्रिज जिसे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। शेयरिंग ब्रिज, केल्विन ब्रिज, वेन ब्रिज, हे ब्रिज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वेन ब्रिज। ठीक। धारिता मापन के लिए किस ब्रिज का प्रयोग होता है? वेन ब्रिज, हे ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। तो बच्चों क्या होगा? शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग हम लोग करते हैं। मेगर में, ठीक है, करंट कॉइल की संख्या होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा? 1 होती है। मेगर का प्रयोग हम लोग इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं या मेज़र करने के लिए करते हैं। किलोवाट आवर मीटर एक डैश डैश प्रकार का उपकरण है। इंडिकेटिंग, इंट्रीगेटिंग, रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंट्रीगेटिंग। निम्न में से कौन इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापता है? देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपको बताया। व्हीटस्टोन ब्रिज, एमीटर, मेगर, वोल्टमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मेगर। अधिक वोल्टा पतन करने वाली युक्ति है। ट्रायक है, डायक है, CR है, UJT है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? UJT। UJT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर और सिनसोइड ऑक्सीलेटर। तो बच्चों आंसर रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की तरह प्रयोग हम लोग करते हैं। एक ट्रांजिस्टर में होता है कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होती है। एमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट का डिफरेंस होती है। एमीटर करंट, बेस करंट कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का सम होती है। एमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होती है। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ट्रांजिशन में अल्फा बीटा से किस संबंध से संबंधित है? अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांजिस्टर का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है? बेस, कलेक्टर, एमीटर, एनोड। देखिए बेस बीच में होता है, ठीक, कलेक्टर किनारे होता है और एमीटर किनारे होता है, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एनोड। एलईडी की पावर रेटिंग डैश डैश में होती है। वाट में, मिलीवाट में, किलोवाट में, मेगावाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मिलीवाट। सिलिकॉन डायोड का उपयोग लगभग कितने तापमान में कर सकते हैं? 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर तक सह सकता है। तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटता है, समान बना रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है। तो बच्चों क्या होगा? घटता है, ठीक है। बाइनरी प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2, ठीक है, 8, 10, 16। तो बच्चों आंसर क्या? बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। उल्टा वी वक्र का ग्राफ है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, पावर फैक्टर और फील्ड करंट। तो जो आपका उल्टा वी कर्व होता है वो क्या होता है? पावर फैक्टर, सॉरी इसमें भी आंसर होगा, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है उल्टा वी कर्व, मतलब उल्टा वी कर्व इनके बीच में होता है। और जो वी कर्व होता है वो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होता है, ये वी कर्व हो जाएगा, ठीक है। यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजन होकर चल रही है तो
पावर फैक्टर डैश डैश होगा, इकाई होगा, अग्रगामी होगा, पश्चगामी होगा, शून्य होगा। तो क्या होगा? पावर फैक्टर अग्रगामी होगा। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप होती है 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, नन। तो स्लिप क्या होती है? 0 होती है। सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंडक्शन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर मोटर को शुरुआत में अपनी पूरी गति से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डोल स्टार्टर। जो डोल स्टार्टर होता है ये क्या होता है? 5 HP तक यूज़ करते हैं, 5 HP तक की मोटरों में यूज़ करते हैं। और उसका प्रयोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है ये आपका 20 HP तक की मोटर में यूज़ करते हैं। जो आपका स्टार डेल्टा है ये आपका 5 HP से 15 HP। ठीक है। और 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है? ये डीसी मोटर में यूज होता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर रिएक्टेंस के बराबर हो, रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस से बड़ा हो, रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो। तो देखिए मैक्सिमम टार्क की कंडीशन क्या होती है? R2 बराबर X2, मतलब रोटर का रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के जब बराबर हो जाए। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी तब जब स्लिप। अब देखिए स्लिप बराबर क्या होता है? NS माइनस NR/NS। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? NS जो है NR के बराबर, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? NS माइनस NS/NS, ये 0 हो जाएगा, 0/NS। तो क्या हो जाएगा? 0। तो तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 होगी। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेप रिकॉर्डर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग किया जाता है? हिस्टैरिसीस मोटर, सैडेड पोल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, सर्वो मोटर। तो इसमें आंसर क्या होगा? हिस्टैरिसीस मोटर। सैडेड पोल खिलौनों में यूज होती है। ड्रिल मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर को नाम से भी जाना जाता है? AC कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, AC सीरीज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? AC सीरीज मोटर। क्या होगा? AC सीरीज मोटर। घरेलू मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर, सैडेड पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है बच्चों जो AC और DC दोनों पे कार्य करती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है? कोर, वाइंडिंग, ऑयल, फ्रेम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वाइंडिंग। कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के भीतर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, सिलिका जेल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिका जेल। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल में नीला होता है। नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग समानता दिया जाता है? प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर, उच्च वोल्टेज पर, निम्न वोल्टेज। बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च वोल्टेज पे।
ट्रांसफार्मर के स्कॉट कनेक्शन को भी कहा जाता है वीवी कनेक्शन, वाई वाई कनेक्शन, टी कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो क्या इसको टी कनेक्शन कहते हैं। इसका प्रयोग 3 फेज टू फेज टू 3 फेज कन्वर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? 5 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3 होते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को डैश होना चाहिए। न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन, सर्वाधिक प्रतिशत रेगुलेशन, 100% रेगुलेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? न्यूनतम रेगुलेशन। ठीक। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है कहलाती है हाइड्रो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर, गैसीय अल्टरनेटर, वाष्प अल्टरनेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टर्बो अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है बीएचपी में होती है, केवीए में होती है, एचपी में होती है, किलोवाट में होती है। तो इसकी जो रेटिंग होती है केवीए में होती है और केवीए में आपकी ट्रांसफार्मर की भी होती है। तो बच्चों आज मैंने आपको यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।